Hello everyone, I welcome you all in another episode of Untangling UPSC Inside the Mind of Toppers. Today we are joined by a person who never gave up on his dream of becoming an IAS officer, and he persistently worked towards achieving his dream. His name is Ayan Jain. I don't think he needs an introduction, but still, those of you who don't know him, he has currently secured an All India rank 16 in UPSC CSE examination. Thank you, Ayan, for joining us today. Thank you very much for the opportunity, ma'am. Okay. So, Ayan, I believe कि it is every aspirant's dream to see his or her name in the top 20. So, finally, जब rank list में you saw your name, were you able to believe that? कैसा लग रहा था और? Ma'am, definitely I was extremely happy, and even more than that, I was relieved that finally this journey is over. I don't have to give the exam again, and definitely extremely grateful. ओके और ऐसा सिंक इन करने में कैसा लगा जब बार बार वर यू ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग कि रोल नंबर देख रहे हैं बार बार इज दिस माय रोल नंबर ओनली हाँ मैम, डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स चेक किया, एंड इवन वन डे आफ्टर द रिजल्ट फिर से चेक किया, सही है ना सब। ओके ओके नाउ इससे रिलेटेड आई वुड लाइक टू आस्क कि अभी इस बार यू गॉट सक्सेस एंड लास्ट टाइम आल्सो यू वर सक्सेसफुल बट बिफोर दिस इन द प्रीलिम्स यू कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स ओनली तो तब कैसा लगा एंड लाइक हाउ यू केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड और कैसे उससे डील किया मैम, डेफिनेटली इनिशियली इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग दैट प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, but at the same time, because of my seniors and also listening to toppers, I knew that prelims difficult to है, that even though it's the first stage, ऐसा नहीं है कि clear नहीं होता लोगों का despite the best of their prep. So initially yes, I was sad, but I just picked myself up and decided कि अब वापस से पढ़ाई करनी है, अपना best देना है, and I started focusing with my full focus for the next attempt. वेरी वेल सेड क्योंकि बेसिकली यही चीज आई थिंक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स को एक जगह पे डिफरेंशिएट कर देती है जहां पर आप अपनी मिस्टेक से डिसहार्टन नहीं हो रहे हो यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट एंड देन यू आर मूविंग अहेड कि ठीक है हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया बट हो सकता है कुछ गलतियां हमने की होंगी और उससे आगे सीखा और आगे के एग्जाम के लिए यू क्वालिफाइड इट विद फ्लाइंग कलर्स ठीक है नाउ जैसा कि आपने खुद ही कहा कि प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज सो वी ऑल नो इट इज द टफेस्ट स्टेज बहुत डायनेमिक है बहुत डाइसी है और जैसा कि हम सब कहते हैं इट इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन रेदर देन सिलेक्शन तो इसके लिए देन व्हाट अप्रोच यू फॉर्म्ड क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि टू क्रैक इट Ma'am, I think the first thing was that थोड़ा extra time देना पड़ेगा prelims को. It cannot be that only 3 months like it used to be a few years back. सेकेंड थिंग वाज स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग किया. जो फर्स्ट प्रीलिम से मेरी लर्निंग थी दैट करंट अफेयर्स को अननेसेसरली चेज नहीं करना है. देयर इज दिस टेंडेंसी टू रीड मोर एंड मोर करंट अफेयर्स मैगजीन्स, ये सोच के कि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो क्या. बट वी हैव टू रियलाइज दैट स्टैटिक इज व्हाट इज प्रिडिक्टेबल, उस पर ज्यादा फोकस रखना है. इवन देयर आई लर्न दैट पॉलिटी एंड इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट 2 or 3 सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी एंड इकोनॉमी वर रॉन्ग, एंड उतने से ही मेरा कट ऑफ मिस हुआ था उस ईयर. So those are two areas I focused a lot on. Then mock tests काफी सारे दिए, because one more thing I learned from my first attempt is that exam day पे exam hall में काफी pressure feel होता है. So to overcome that pressure, I came up with multiple strategies. One of which was giving mock tests, especially offline mode में थोड़े दिए थे. They helped a lot. And again analysis किया क्या possible improvements हैं. थोड़ा PYQ themes से भी सीखा, थोड़ा logical elimination, problem solving, इवन टाइम मैनेजमेंट एंड ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटजी, इन सब पे भी वर्क किया. आई थिंक इट्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑफ दीज व्हिच हेल्प मी. हाँ इसमें एक चीज आपने काफी सही की विच इज रिगार्डिंग दी स्टैटिक स्टैटिक के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स को लगता है ये तो सिंपल है ये तो पढ़ लिया और एक चीज जो हमारे साथ होती है कि हमें ना बार बार कोई सोर्स पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है और लगता है बस नया पढ़ते जाए सो पीपल डोंट रिवाइज दैट लक्ष्मीकांत अगेन एंड अगेन या इकोनॉमी का उनका कोई बेसिक नोट्स है और वो सोचते हैं कि एक तो नया पढ़ने में मजा आ रहा है तो करंट का कुछ पढ़ते रहते हैं सो ये एक बहुत बड़ी गलती मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं बट एज राइटली सेड कि आपको अपने वही स्टैटिक को बार बार पढ़ना है एंड स्पेशली लो हैंगिंग फ्रूट्स पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स जिसमें कि अगर
लाइक दैट एवरी सीरियस एस्पिरेंट उसका सही हो जाएगा, और अगर आपके वहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो दैट मीन्स दैट समवेयर और द अदर यू आर आउट ऑफ द रेस। ओके, सो नाउ कमिंग टू द मेंस, जब फर्स्ट टाइम आपने मेंस दिया यू सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 87। उसके बाद दिस टाइम इट वाज अ ह्यूज जंप फ्रॉम दैट रैंक। तो ऐसा प्रीवियसली आपने क्या सीखा कि मेंस में क्या मे बी आप कम कर रहे थे जो इस बार आपने इम्प्रोवाइज किया एंड सच अ ह्यूज डिफरेंस? Ma'am, one of my main learnings was that despite having maths optional, हम्म। last year मेरी रैंक जीएस के कारण आई थी। तो पहली लर्निंग ये थी दैट सारे पेपर्स पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया। Having said that, this year my major improvement was in maths optional. That also paper two. Maths optional में ही around 70 marks increase हुए हैं and that is what led me to improve my rank. GS की जहाँ मैं बात करूँ तो my strategy which worked for me last time was हम्म। to write a huge number of points in every answer and also value addition. इसके लिए अगेन मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे, सिलेबस से पीवाईक्यू थीम्स भी देखी थी एंड टॉपर कॉपीज को बहुत रेफर करता था। दे हेल्प मी अ लॉट। मैथ्स ऑप्शनल में अगेन प्रैक्टिस काफी की, बट व्हाट आई डिड डिफरेंट वाज कि एग्जाम डे स्ट्रैटेजी पे काफी वर्क किया। लास्ट ईयर अगेन थोड़ा प्रेशर था, सिली मिस्टेक्स हो गई एंड लास्ट ईयर टाइम मैनेजमेंट भी ढंग से नहीं किया था। दिस इज समथिंग आई वर्कड ऑन दिस ईयर एंड इट हेल्प मी अ लॉट। टाइम मैनेजमेंट ऐसे मतलब 20 क्वेश्चन 3 आवर्स में नहीं लिख पा रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवाइजिंग जीएस एंड ऑप्शनल बिफोर मेंस? मैम, द डे ऑफ द एग्जाम मैथ्स ऑप्शनल में क्योंकि इशू होता है दैट डिफरेंट क्वेश्चंस कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। वो ठीक है। प्रोपोर्शनल नहीं होता जैसे जीएस में होता है। तो हम्म। कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अराइव करनी ही थी। तो मॉक टेस्ट के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके फिर स्ट्रैटेजी बनाई एंड उसी पे स्टिक करने की कोशिश की। लास्ट ईयर बिना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के गया था, विच आई रियलाइज ड्यूरिंग द पेपर कि उसमें काफी इश्यूज हो गए। ओके, सो बेसिकली द थिंग इज कि यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ, तभी आपका वो टाइम मैनेजमेंट आएगा। तो कमिंग टू द ऑप्शनल, जैसा कि आपने बताया कि ह्यूज जंप आया ऑप्शनल में 70 मार्क्स का, सो इसमें आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट वाज योर सीक्रेट स्ट्रैटेजी, क्या रिसोर्सेज आपने मैथ्स ऑप्शनल के लिए पढ़े? मैम, सो मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग तो रहा है, इट हैज बीन माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। हम्म। रिसोर्सेज की बात की तो इनिशियली कोचिंग मटेरियल से बेसिक्स किए। फिर पीवाईक्यूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स, स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स के। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं या सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन टेस्ट सीरीज अगेन दे हेल्प इन प्रैक्टिसिंग स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम। एंड टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस उसमें होती ही है। हम्म। बाकी अगर बात करूं अबाउट फर्दर इम्प्रूविंग योर स्कोर टू अमंग्स द हाईएस्ट स्कोर्स, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं कि सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करनी है। देन एग्जाम के दिन पैनिक नहीं करना है, चाहे कितना भी टफ आए पेपर। एग्जाम के दिन टाइम मैनेज ढंग से करना है। एंड ऑल्सो वन थिंग आई इंकॉर्पोरेटेड दिस ईयर इज टू राइट द आंसर वेल। हमारी टेंडेंसी होती है स्पेशली इंजीनियर्स की कि जस्ट सही आंसर आ जाए, दैट इज व्हाट मैटर्स। बट हम्म। मैथ्स एग्जाम which was my learning last year is that सही से लिखना is also important in a very logical manner, properly writing the approach, the steps, and as many things as possible, such as theorems का नाम वगैरह. This is something a senior last year had pointed out, that he tried not to give any reason to the examiner to cut marks. तो ये मैंने ट्राई किया स्पेशली पेपर टू में। ओके, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। और मैथ्स ऑप्शनल को लेके मेरा एक और मतलब आई थिंक जनरली जो एस्पिरेंट्स का डाउट है वो ये होता है कि इट इज अ वेरी डिमांडिंग ऑप्शनल। 4 to 5 आवर्स आई थिंक आपको डेली देने ही पड़ते हैं। सो इस मैथ्स ऑप्शनल और साथ में उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 4-5 महीने में खत्म हो जाएगा, 1 साल, 1-1.5 ईयर इट विल टेक। तो इसमें फिर जीएस भी पढ़ना है, करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है, सो हाउ यू मैनेज टू डू दैट? मैम, डेफिनेटली इट वाज अ चैलेंज एंड शायद हम्म। इसलिए 2 या 3 अटेम्प्ट्स भी लग गए। बट आई थिंक द बिगेस्ट बोनस ऑफ मैथ्स इज दैट मार्क्स अच्छे आते हैं एंड रिलेटिवली स्टेबल मार्किंग पैटर्न रहा है। इन हम्म। अदर ऑप्शनल्स ऑफन इट हैपेंस किसी साल अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किसी साल कम मार्क्स। मैथ्स में अभी तक तो कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स आए हैं। सो द एफर्ट डज गिव फ्रूट, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सेकेंडली मैम, टू मैनेज टाइम प्रायोरिटाइज किया मैंने काफी। जीएस की बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े कम आते हैं, सच एज वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद लास्ट 4 या 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो उसको बहुत कम टाइम दिया। अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी वही हो गया। एंड जो मेरी जीएस की स्ट्रैटेजी भी थी, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, दैट वाज बिकॉज कम टाइम था मेरे पास।
तो वो सेम लेवल ऑफ क्वालिटी मैं नहीं रीच कर पाता विच अदर लेट्स से ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल पीपल मे हैव रीच्ड। तो आई ट्राई टू डू व्हाट माइट बी टू माय स्ट्रेंथ, एंड देन बाकी टाइम मैथ्स पे भी दिया। अगेन थोड़ा मेंस में करंट अफेयर्स पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट एक थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश की तो इट वर्कड आउट वेल। ओके। तो इसमें व्हाट आई थिंक इज कि बट इसमें आपने ये मेक श्योर किया कि इफ यू आर गिविंग योर टाइम टू मैथ्स ऑप्शनल तो फिर वहां पर आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो गया। जैसे अगर ह्यूमैनिटीज का कोई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने जीएस पे भी अगर बहुत वर्क किया होगा तो भी जो आपने एफर्ट मैथ्स ऑप्शनल में डाला वो अल्टीमेटली उससे ज्यादा ही हुआ होगा आई बिलीव। जी मैम, क्योंकि बिल्कुल। स्कोर में तो जंप आ ही गया। ओके। हम्म, और एक बार और मैं फिर से जीएस आंसर्स पे आना चाहूंगी क्योंकि उसमें भी आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। सो कंपैरेटिवली आपने बताया कि उतना ज्यादा लेकिन फिर भी स्कोर तो आपका काफी अच्छा है। तो उसमें आपने क्या ऐसा मतलब अप्रोच बनाई और थोड़ा सा जैसे कि आपने बताया कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू उसको देखकर आपने नोट्स बनाए। तो मे बी अगर जैसे पॉवर्टी पे आपने जो भी नोट्स बनाए हो आई बिलीव उस पे बनाया होगा। तो उस पे अगर आप एक बार थोड़ा यस। एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो कि आपने कैसे बनाया। जी मैम। सो मैम, पहली चीज तो एज आपने मेंशन किया, सिलेबस से मैंने टॉपिक्स उठाए चारों पेपर्स के लिए। हम्म। उनके लिए मैं ट्राई करता था पॉइंट फॉर्म में बहुत ही कंसाइज नोट्स हो। अब जैसे पॉवर्टी टॉपिक हो गया तो उसमें मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगा। नाउ इसका भी क्या है कि व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, तब जो नोट्स बनाए मैंने तब थोड़े बल्कि थे कॉम्प्रिहेंसिवनेस के चक्कर में, एंड उतना आइडिया भी नहीं था कैसे बनाने हैं नोट्स। तो मैंने एक राउंड ऑफ नोट्स सारे टॉपिक्स का बनाया। फिर मैंने अपने नोट्स से ही एक और राउंड ऑफ नोट्स बनाया विच आई कॉल्ड माइक्रो नोट्स। हम्म। उनको मैंने क्या किया दैट ओनली अ फ्यू वर्ड्स पर पॉइंट, बहुत ही कंसाइज तरीके से मैंने नोट्स बनाए। सो दैट अगेन, कोई अगर डिफरेंट एग्जांपल लूं लेट्स से पॉलिटी का, तो लेजिस्लेचर एक टॉपिक हो गया, उस पे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स एक साथ हो गए। या इवन सोसाइटी की बात करें तो पॉवर्टी हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सारे टॉपिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, लेट्स से अर्बनाइजेशन में हो गया बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, प्रेशर ऑन लैंड हो गया, ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो रेलेवेंट पॉइंट्स बस कीवर्ड्स टाइप का इन अ फ्यू वर्ड्स ये मैं लिख देता था। द बेसिक आइडिया वाज टू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड उनको कंसाइज फॉर्म में, ताकि मैं बार बार रिवाइज कर पाऊँ। हम्म। अगेन मुझे ये भी माइंड में रखना था दैट बिकॉज ऑफ मैथ्स ऑप्शनल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आई फोकस ऑन हैविंग कंसाइज नोट्स जिनको बस 3-4 बार भी अगर रिवाइज कर लूँ तो एग्जाम में रिक्रिएट कर पाऊँ। करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना पड़ा था, एंड फॉर सम टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वहां मैंने पीवाईक्यू थीम्स देख लिए बिकॉज कई बार रिपीट होते हैं। लेट्स से हम्म। एयर प्रेशर, ओशन करंट सर्कुलेशन, ये रिपीट होते हैं, तो इनके सराउंडिंग पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए। अगेन बहुत ही पिन पॉइंटेड पॉइंट फॉर्म में। पैराग्राफ्स तो मैंने कहीं भी नहीं लिखे। इनफैक्ट मैं एक रूल बनाता था कि कोई भी एक पॉइंट एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि कंसाइसनेस मेंटेन रहे। बिल्कुल आई थिंक इससे ना मतलब वैसे देखो सिलेक्शन तो पैराग्राफ से भी हुआ है पॉइंट्स से भी हुआ है। बट पॉइंट्स में मुझे लगता है कि हम भी अपनी बात ज्यादा क्लैरिटी से कह पाते हैं और एग्जामिनर को भी ज्यादा क्लियरली समझ आता है। नाउ कमिंग टू दिस जैसा कि आपने बताया कि आप कभी करंट अफेयर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा थोड़ा बहुत हिस्ट्री या ज्योग्राफी पे भी कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो इस टाइम पे जरूर ऐसा लगता होगा डीमोटिवेशन होता होगा थोड़ा कि मुझसे नहीं हो रहा है मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। या और एक टेंडेंसी जो हमारे साथ होती है प्रिपरेशन के टाइम पे कि बाकी सब लोग तो पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे बस मैं ही हूँ जिससे नहीं हो रहा है। सो हाउ यू डेल्ट विद दिस इसके लिए कैसे मेंटेन की कंसिस्टेंसी। आई थिंक फर्स्ट थिंग वाज दैट एक डिसिप्लिन लाना ही था, दैट हैविंग डिसाइडेड टू गिव दिस एग्जाम अब करना ही है। टाइम कंस्ट्रेंट है तो एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, प्रायोरिटाइज करना होगा, विच इज समथिंग आई डिड इन ऑल हम्म। 3 स्टेजेस। प्रायोरिटाइज आई थिंक इज समथिंग एवरीवन नीड्स टू डू। सब लोगों को टाइम कंस्ट्रेंट फेस होता ही है वेदर दे रियलाइज इट और नॉट। एंड सेकेंड चीज आई थिंक ये थी दैट स्पेशली बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो गिविंग द एग्जाम, हम्म। तो इतना आइडिया था मुझे कि सब लोग ये फेस कर रहे हैं, सब लोगों को टाइम प्रेशर हो रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मैंने उसको अफेक्ट नहीं करने दिया। इफ एनीथिंग आई यूज इट एज मोटिवेशन कि उतना ही ज्यादा पढ़ना है, जल्दी से जल्दी करना है। ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज कि डिड यू जॉइन एनी कोचिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। यस मैम, इनिशियली आई यूज टू स्टे इन दिल्ली, तो अलॉन्ग विथ माई थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज आई यूज टू गो टू कोचिंग। उसके बाद आई शिफ्टेड टू भोपाल, तो तब घर से ही पढ़ा था। सो व्हाट डू यू बिलीव कि क्या आजकल जैसे मतलब कई बार लोगों को ऐसा लगता है दैट यू नीड टू गो टू दिल्ली
दिल्ली में ही आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, और जैसा कि आपने बताया दैट आफ्टर टेकिंग कोचिंग आपने भोपाल से ही प्रिपेयर किया। सो व्हाट रोल डज कोचिंग प्ले इन द प्रिपरेशन, एंड इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर विदाउट एनी गाइडेंस? मैम कोचिंग डेफिनेटली डज हेल्प। नंबर वन, वही इट प्रोवाइड्स द राइट डायरेक्शन, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है। सेकेंडली, इट बिल्ड्स अ रेगुलरिटी ऑफ स्टडी। मेरे केस में व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, वो मेरा काफ़ी हेक्टिक भी था। आई लुकिंग बैक आई थिंक दैट अगर तब कोचिंग ना जॉइन की होती तो शायद मैं कुछ अपने आप से कुछ ना पढ़ पाता, बिकॉज ओके। गोइंग टू क्लास, सिंपली अटेंडिंग द क्लास, दैट डिड हेल्प टू सम एक्सटेंट। हम्म। But having said that, I do not at all believe that coaching is necessary, especially now, because almost everything is available online for free. चाहे हम्म। हम रिसोर्सेज की बात करें, अगेन स्टैटिक का सब अवेलेबल है, करंट अफेयर्स मटेरियल हर कोचिंग निकालती है, यूट्यूब पे पूरे के पूरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो इन इट मे एक्चुअली इवन बी बेटर टू selectively do certain courses from certain websites or certain YouTube channels. बस वही है कि एक गाइडेंस होना does help, having हम्म। the right direction, क्या पढ़ना है, किस एक्सटेंट तक पढ़ना है, बिकॉज नॉट हैविंग दैट अलाइनमेंट विद द डिमांड ऑफ द सिलेबस, दैट एंड्स अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ स्टूडेंट्स, एंड उसी में फिर पोटेंशियल पूरा रीच नहीं हो पाता है। अगेन गाइडेंस भी फॉर्चुनेटली आजकल बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो वो देखता रहना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो एग्जाम की फुल क्लैरिटी रहेगी। व्हाट आई कैन गेज फ्रॉम दिस इज कि आजकल ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप ज्योग्राफी पढ़ने कहीं जाओ ही, इकोनॉमिक्स पढ़ने कहीं जाओ ही। इट इज जस्ट दैट कि आपको एक मेंटोरशिप जैसा कुछ मिल जाए, वेयर समवन इज देयर टू गाइड यू अगेन एंड अगेन, कि अगर आप कहीं पे थोड़े से डायरेक्शन लेस हो रहे हो, या जनरली जैसे जब लोग प्रिपरेशन बिगिन करते हैं, सो एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज द एडिटोरियल्स, और उन्हें नहीं पता होता कि आंसर्स में वैल्यू एडिशन कैसे करना है, या इंट्रोडक्शन के टेम्पलेट नहीं पता होते हैं। सो आई थिंक मेंटोरशिप इज मच बेटर इन कंपैरिजन टू कि आप एक पूरा कुछ एक ही जगह से कोर्स ज्वाइन कर रहे हो। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? यस मैम, आई थिंक वाइल इट डज डिपेंड ऑन द पर्सन, सबका हम्म। पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। But yes, ma'am, मेरे केस में I was fortunate that my elder brother and हम्म। also my college students, college seniors, they were there to guide me. But otherwise, I do feel that people without such guidance may face many issues or struggle to even know what to study. So definitely for some people it may be very helpful to have a mentor. बाकी कई लोगों का होता है कि खुद से ही पढ़ते हैं खुद के स्टाइल में. But overall, I think yes, ma'am, it is something that everyone should consider. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज कि जैसे कि हम ग्रेजुएशन करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो लोगों के बीच में ना एक जनरल परसेप्शन होता है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो जो आता है वो आप फिल करके आ जाओ। क्या यूपीएससी में आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको जो आता है, आप बस ब्लैंक स्पेस फिल करके आ जाओ? विल इट, मतलब इससे कुछ फ्रूटफुल हमें मिलेगा, या फिर इट विल जस्ट इरिटेट द एग्जामिनर? मैम, देर आर बोथ साइड्स टू दिस। नंबर वन इज दैट ऐसा करने में टाइम नहीं वेस्ट कर देना है कि जो क्वेश्चन आता है उसको ना आंसर कर पाए। हुँ। एट द सेम टाइम अगर टाइम है और सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, लेट्स से, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। व्हाट आई फील इज द सोल्यूशन इज दैट आंसर की डिमांड के अकॉर्डिंग रेलेवेंट पॉइंट्स लिखें, चाहे हुँ। वो कितने भी सिंपल हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एजुकेशन का क्वेश्चन है और पूछा है हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन, अ सिंपल पॉइंट इज टू इम्प्रूव बजटरी एलोकेशन, टू हैव बेटर टीचर्स। तो रेलिवेंट होना चाहिए, फिर चाहे कितना भी सिंपल हो। दैट आई थिंक इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड इन सच क्वेश्चंस। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। और इसमें कई बार बट क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन्हें जो नहीं, मतलब जैसे कि सपोज करो इम्पैक्ट्स पूछा गया है, बट दे डोंट नो द इम्पैक्ट्स, सो दे आर राइटिंग द रीजन और दे आर राइटिंग द थ्योरेटिकल पार्ट। सो दैट आई बिलीव कि आपको नहीं करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस आपको रेलिवेंट पॉइंट्स ही लिखने चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन जो अभी इसमें मेरे माइंड में आया है, दैट इज कि जनरली कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, एंड ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स आर कंपैरेटिवली मोर फेमिलियर विद दीज टॉपिक्स। तो इसमें हम जैसे जो पॉइंट्स से फेमिलियर है, ठीक है, तो इसको कैसे हम बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? एंड देन देयर आर सम रैंडम क्वेश्चंस, जैसे कि एक बार एक क्वेश्चन आ गया था किसी जापानीज फिजिशियन पे कि उन्होंने नोबेल प्राइज लिया फिजिक्स में। तो वो जनरली रैंडम क्वेश्चन था, किसी को नहीं आता होगा। सो उसमें हम, आप लेस पॉइंट्स होते हुए भी उसको आप ठीक से कैसे लिखो,
और जो आपको अच्छे से आता है उसको आप बेटर ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो ताकि आपका आंसर थोड़ा बाकियों से डिफरेंट हो। हम जो सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें समथिंग आई ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स इज दैट अगर सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो यू सिंपली हैव टू राइट एन एक्सीलेंट आंसर। ऐसी आपकी प्रेप होनी चाहिए। सिलेबस वाले पॉइंटर्स हैं, अगेन आपने बोला हेल्थ हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ, आपके नोट्स में प्रॉपर नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, प्रॉपर कीवर्ड्स होने चाहिए, वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए, एंड जैसा आप कह रही हैं ऑर्गेनाइज्ड भी नोट्स के अंदर ही होने चाहिए, ताकि जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप सिंपली उसको रेप्लिकेट कर दो, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट इज नॉट दैट विल नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज सिलेबस में उतने पॉइंटर्स हैं भी नहीं। Coming to the difficult questions, random questions, one thing I have noticed is that even though कई बार क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक चले जाते हैं, किसी ना किसी सिलेबस के टॉपिक से उनको थोड़ा बहुत कोरिलेट करा जा सकता है। लेट्स से यही वाला एग्जांपल हो गया फिजिशियन नोबेल प्राइज, कुछ ना कुछ अगर सिलेबस में पॉइंट है, लेट्स से इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइंस, अचीवमेंट ऑफ साइंस, उस पे अगर आपके कुछ सेपरेट नोट्स हैं तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इधर लिखा जा सकता है। अगर खुद के नोट्स में इंडियंस के अंडर पॉइंट है कि लेट्स से दे इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ यूथ, दे हेल्प इनडायरेक्टली क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर दे लेड टू द फर्दर एडवांसमेंट ऑफ साइंस, इस टाइप की चीजें को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इधर भी यूज किया जा सकता है। अगेन ऐसे क्वेश्चंस में देन द आइडिया इज नॉट टू राइट एन एक्सीलेंट आंसर बट जस्ट टू मैनेज टू राइट समथिंग, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाकी लोगों को हो सकता है कुछ ना आए, तो हम कुछ तो लिख पाएंगे अगर स्टैटिक पे बहुत अच्छा कमांड हो। तो दैट वाज माय अप्रोच टू सच क्वेश्चंस। ओके, वेरी वेल सेड। एक जो कॉमन मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में दैट यू हैव टू बी अ मॉन्क, यू हैव टू completely prepare in isolation, do not interact with anyone. So did you practice anything like this during your preparation? Ma'am, I personally did leave social media to a good extent, but I think it definitely depends on the person. Many people can benefit from social media also, because एकदम अकेले हो जाते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। तो इवन व्हेन आई लेफ्ट सोशल मीडिया आई वाज इन टच विद अ फ्यू गुड फ्रेंड्स। चाहे कुछ लोगों से तो मैं ईमेल पे बात करता था बट कर लेता था। आई थिंक इट हेल्प रिलीव सम स्ट्रेस ऑल्सो। कभी कभार यूपीएससी का भी डिस्कशन हो जाता था। तो इट डज डिपेंड ऑन द पर्सन। वन थिंग आई फील इज दैट इट शुड नॉट बी अ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेली बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जा रहा है या फिर आपकी पढ़ाई उसके कारण अफेक्ट हो रही है। एट द सेम टाइम कंप्लीटली सिक्लूड नहीं हो जाना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए, बिकॉज बर्नआउट भी कई लोग हो जाते हैं इन टेकिंग टू मच प्रेशर। तो बैलेंस करना है एज पर ओन नीड्स। Okay, any specific hobby that you practiced during your UPSC preparation? मैम, वन इज आई यूज टू प्ले चेस ऑनलाइन। अदर इज कई बार आई यूज टू वॉच यूट्यूब पे या फिर सम टीवी सीरीज, वन एपिसोड समटाइम्स, एंड वंस इन अ while आई वुड वॉच समटाइम्स अ मूवी ऑल्सो, ओवरऑल अपने आप को फ्रेश कर लेने के लिए। Hmm. एंड आई वॉज एट होम ओनली तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। Okay. The last thing that I would like to know from you is what message would you give to the beginners or the aspirants who have been attempting multiple times but are not able to see their name in the holy list, as we all call it? Ma'am, to beginners, I would say is to understand the exam. And when we start to prepare for the exam, we do not realize that exam actually is quite tough. Not only because of competition, but because of the huge amount of effort that is required. At the same time, everyone can clear this exam. Definitely luck plays a role, but with proper hard work and right strategy, they can definitely clear it. एग्जाम को समझना है, सिलेबस को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, इवन टेस्ट सीरीज को देख के, एंड टॉपर कॉपीज को देख के, सो दैट Hmm. दे कैन गेट अ गुड आइडिया, नंबर वन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एंड नंबर टू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स डू वी हैव टू राइट। ये होगा तो वो अपनी प्रेपरेशन को सही से अलाइन कर पाएंगे, देयर एफर्ट्स विल बी राइटली डायरेक्टेड। This will help them the most. For those who have been writing multiple times, I think it is they have to analyze the constraints. या तो ऑप्शनल में कम आ रहे हैं या जीएस में इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, या तो इट माइट सिंपली बी इटरेटिव इम्प्रूवमेंट कि अच्छा है, सारे पेपर्स में अच्छा है, थोड़ा सा और एफर्ट के साथ थोड़ा और बढ़ेगा, या फिर इफ देर इज स्टैग्नेशन इन एनी ऑफ द पेपर्स दैट माइट रिक्वायर अ मेजर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। उसके लिए अगेन आई वुड रिकमेंड टॉपर कॉपीज से कंपेयर करना, या इवन टॉकिंग टू सम टीचर्स इफ पॉसिबल। they can often point out क्या मिस्टेक्स हैं या क्या लैक्यूने हैं, एंड अकॉर्डिंगली वर्किंग ऑन देम। मिस्टेक से सीखना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में।
ओके, सो जैसा कि आपने बार-बार टॉपर कॉपीज़ के बारे में बता रहे हैं, सो टॉपर कॉपीज़ में आई वुड लाइक टू नो स्पेशली आपको किस सब्जेक्ट में उस टॉपर कॉपीज़ ने बहुत हेल्प किया? मैम डेफिनेटली एथिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। हुँ, श्रुति शर्मा मैम की कॉपी का सॉरी श्रुति शर्मा मैम की कॉपी आई रिमेंबर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ से मिलते थे, वैल्यू एडिशन भी मिलता था। गरिमा लोहिया मैम की कॉपी, मुस्कान डगर मैम की कॉपी, दिव्या मिश्रा मैम कॉपी। वन थिंग आई डिड इज़ टॉपर कॉपीज़ को सिर्फ एनालाइज़ नहीं करता था मैं कि कैसे लिखना है। आई हुँ, यूज्ड टू ट्रीट देम एज़ अ स्टडी मटीरियल जहाँ से मुझे कंटेंट मिल रहा है। तो इफ दे हैव रिटन समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, मैं वहाँ से पॉइंट्स लेके अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। एंड फॉर एथिक्स टू सम एक्सटेंट मैंने अपने नोट्स बनाए ही टॉपर कॉपी से, स्पेशली श्रुति मैम एंड गरिमा मैम से। तो हुँ। टॉपर कॉपीज हैव अ टन ऑफ यूजफुल एप्लीकेबल कंटेंट, बिकॉज जो भी कंटेंट हम बुक्स में भी पढ़ रहे हैं उसका भी जो रिफाइंड वर्जन है जो एक्चुअली एग्जाम में यूज हो सकता है, दैट इज फाउंड इन टॉपर कॉपीज। तो आई थिंक टॉपर कॉपीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रिविजन, फॉर वैल्यू एडिशन टू नोट्स एंड इवन फॉर लर्निंग मोर कंटेंट। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद दिस क्योंकि जब मैं एग्जाम दे रही थी तब विशाखा यादव मैम है, आई थिंक शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया यस। रैंक 6। तो तब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द रैंक बट टॉप 10 में ही है वो। सो उनकी टॉपर कॉपी एथिक्स की बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएबल थी। तो वो मैंने रेफर की थी और मैंने वहीं से मतलब अपने एग्जाम्पल्स वगैरह इनकॉर्पोरेट किए थे और उसके बाद आई यूज देम एंड आई आल्सो स्कोर्ड प्रेटी वेल इन एथिक्स ऑल्दो आई कुड नॉट मेक इन द लिस्ट, बट एथिक्स में मेरे मार्क्स काफी अच्छे थे। So this was a very helpful insight. Okay, so now thank you, Ayan, for your experiences, insights, and strategies. I believe that your invaluable insights will help a lot of young minds to achieve their dream of cracking the UPSC examination.